गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग नए चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। क्लास 11 की अकाउंट चल रही है, जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का मतलब जानते हैं पहले। जितने भी बच्चे रिसीप्ट्स यहाँ से समझ रहे हैं कि इसका मतलब स्लिप होता है, वो बहुत गलत है। स्लिप नहीं होता, रिसीप्ट का मतलब होता है पैसा आना। क्या मतलब होता है? पैसा आना। एंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। क्या होता है? पैसा जाना। ध्यान रखिएगा, इसमें पैसा आता है और इसमें जाता है। जब अगर पैसा आता है तो बिजनेस में ना दो तरीकों से पैसा आता है। एक होता है, ये वर्ड्स नहीं है ऐसे, कुछ वर्ड्स मैंने आपको इजी बनाने के लिए हुए हैं। एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है अब नॉर्मल गुड। ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, बट टू मेक इट लाइक इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, उसके पार्ट्स क्या हैं, तो ये बहुत इजी से पढ़ सकते हैं। नॉर्मल गुड्स और अब नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपका नहीं, मेरा लॉस मत कराएं इसके कहने पे। ओके, रिसीट्स पैसा आता है, पैसा जो आता है वो नहीं आएगा। ओके, रिसीट्स में पैसा आता है। पैसा आने से पहले हम समझते हैं कि बिजनेस में दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड और एक अब नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड वो गुड होता है जिसमें हम रेगुलर डीलिंग करते हैं, यानी रेगुलर परचेज करते हैं और रेगुलर सेल करते हैं। अब नॉर्मल गुड्स कभी कभार, वंस इन अ ब्लू, वो क्या कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम में एक बार में कर लिया, वंस इन अ ब्लू मून में एक बार कर लिया, मतलब कभी एक बार हमने कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक बिज़नेस है, अगर हाइपोथेटिकली एक बिज़नेस समझे, मेरा एक बिज़नेस है जिसका नाम है बाबा सीमेंट भंडार, जिसमें मैं सीमेंट खरीदता हूँ और बेचता हूँ। यानी मेरा ट्रेडिंग का काम है, मैं सीमेंट को खरीदता हूँ और सीमेंट को बेचता हूँ। तो मैंने जो सीमेंट खरीदी है और जो सीमेंट बेची है, ये मैं रेगुलरली करता हूँ या कभी कभार करता हूँ? रेगुलरली करूँगा। इफ़ आई एम डूइंग दिस रेगुलरली, देन मेरे लिए सीमेंट क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स। बट अगर मैं कार खरीदता हूँ, बाबा सीमेंट भंडार मेरा बिजनेस है, मैं कार खरीदता हूँ और कार को सेल करता हूँ, तो ये कौन सा गुड है? अब नॉर्मल गुड। इतना इजी है, इतना तो ध्यान रहेगा। तो अब देखते हैं, रिसीप्ट्स में दो तरीके की होती है जिसमें पैसा आता है। दो तरीके से पैसा आता है। पहला रेवेन्यू रिसीट से और दूसरा कैपिटल रिसीट से। ठीक है, ऐसा पैसा जो मेरे पास आता है, जो मेरे नॉर्मल गुड्स को बेचने पे आता है, किस में आता है? नॉर्मल गुड्स को सेल करने पे आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। बट ऐसा पैसा जो मेरे पास कभी कभार आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिसीट, जो कि अब नॉर्मल गुड्स से होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक फर्नीचर का काम है। किसका काम है? अब मुझे बताना, ये कौन सी रिसीट होगी? फर्नीचर का काम है, परचेज फर्नीचर, सॉरी, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000, सोल्ड टेलीविजन ऑफ ₹10,000। मेरा काम है फर्नीचर का। किसका काम है बेटा मेरा? फर्नीचर को मैंने बेचा, तो ये नॉर्मल गुड है या नहीं है? इससे पैसा आएगा, तो ये कौन सा पैसा कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। बट मेरा काम टेलीविज़न तो बेचना नहीं है ना, पर मेरे पास एक ओल्ड टेलीविज़न था, उसको मैंने बोला कि इसको निकालो, इसको निकालेंगे तो पैसा आएगा नहीं आएगा? आया। तो ये कौन सा होगा मेरा? कैपिटल। समझ में आया? सेम वे अब हम इस जगह पे जाते हैं। एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है, और एक्सपेंडिचर में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर
और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम देखें तो हमारे पास पैसा जाएगा। मेरा बिजनेस है एक फर्नीचर का, तो मैं फर्नीचर परचेज करता हूं, तो ये मेरा नॉर्मल काम है या अब नॉर्मल काम है? मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, तो नॉर्मल है या अब नॉर्मल काम है? नॉर्मल काम है। अगर नॉर्मल काम है, नॉर्मल गुड्स को खरीदता हूं, तो ये किसका पार्ट बनेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर मैंने कार परचेज करी बेटा, तो पैसा आया या गया? गया। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कभी कभार ही खरीदूंगा कार, डेली तो नहीं खरीदूंगा, तो ये कौन सा हुआ? कैपिटल एक्स। अब मैं दूसरी चीज़ पूछ रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा बेटा प्लीज़। अ कार डीलर परचेज 5 कार ऑफ ₹1 लाख ईच। मुझे पहले ये बताना है कि ये रिसीप्ट है या एक्सपेंडिचर है, बस ये बताना है। पैसा आएगा या जाएगा? परचेज है तो जाएगा। अब कौन सा पैसा जाएगा? ये रेवेन्यू या कैपिटल? क्योंकि कार डीलर का मेन काम क्या है? कार खरीदना। और कार जो मेन काम है उसके लिए जो गुड्स खरीदेगा उसके गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोलेंगे, और नॉर्मल गुड्स पे जो भी चीज़ होगा वो रेवेन्यू से रिलेटेड जाएगा। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। एक्सपेंस के बारे में। किसके बारे में? एक्सपेंस। ये हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया ना अच्छे से, रिसीप्ट्स के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में। और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस अभी थोड़ा सा ये मान लो कि ऐसे खर्चे जो हमें बिजनेस में करने तो पड़ते हैं ताकि हमें रेवेन्यू जनरेट कर सके। क्या जनरेट कर सके? रेवेन्यू जनरेट कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तान्या मैम मेरे यहाँ पढ़ाने आती हैं, एंड आई गिव हर अ सैलरी, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट देता हूँ। तो तान्या मैम को मैंने क्या कहते हैं सैलरी दी, तान्या मैम ने आपको पढ़ाया। जब तान्या मैम ने आपको पढ़ाया तो उसके बदले में कुछ पैसे कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा? अगर मैं तान्या मैम को नहीं रखता तो मैं आपको वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाता, नहीं सब्जेक्ट पढ़ाता तो मैं आपसे वो पैसे नहीं ले पाता। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको करनी पड़ती है, जिसमें पैसा देना पड़ता है, उसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? सेल्स। फॉर एन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। कौन सा एग्जाम्पल? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर मेरे पास बिजली है, बिजली आ रही है तो आप पढ़ पा रहे हो तो मैं आपसे पैसा ले पा रहा हूँ। अगर बिजली नहीं होती तो आप पढ़ पाएंगे? कल ही क्लास में एसी ख़राब हो गया था, आप तो उस क्लास में थे जब बाद में आए थे, तब तक तो ठीक हो गया था। हाई हत्या मच चुकी थी, सारे बच्चे वहाँ पे जाना चालू कर देते। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक खर्चा है। ऐसे और भी खर्चे होते हैं जैसे कि सैलरी देना, और भी खर्चे होते हैं जैसे कि वेजेस देना, और भी खर्चे होते हैं जैसे कि डिस्काउंट देना। क्या डिस्काउंट से सेल बढ़ती है या कम होती है? सेल बढ़ती है। सेल बढ़ती है। समझ में आ गया? अब स्क्रीन में देखते हैं प्लीज़ बेटा, इसको समझेंगे। पोस्ट पेड एक्सपेंस, दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ फर्नीचर ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर से बोला कि ये फर्नीचर को ठीक कर दे। कारपेंटर बोलता है 10 दिन का समय लगेगा सर। मैंने कहा ठीक है, तो 10 दिन का समय लगेगा। और कितने रुपये लेंगे आप? कि 5,000 रुपये लेंगे। पहले दिन उसने काम किया और 10वें दिन तक काम किया उसने। पहले दिन से 10 दिन तक काम किया। जैसे ही उसका 10वां दिन ख़त्म हुआ, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो ये हो गया मेरे लिए क्या? जब हुआ तब दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। अब दूसरी कंडीशन, पहले दिन उसने काम किया और 10 दिन तक काम किया, 10 दिन के बाद मैंने उसको पैसा नहीं दिया और उससे बोला कि भैया 2 दिन बाद दे दूंगा। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है बिल्कुल। मैं 5 दिन बाद दे दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा, मैंने उसको पैसा नहीं दिया। तो वो एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके? पोस्ट पेड एक्सपेंस में, जिसका दूसरा नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? एक और
लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी होती है हमारे लिए। क्या होती है हमारे लिए? बट अब इस बार मैंने दूसरी कंडीशन लगी, मैंने बोला कारपेंटर से कि कारपेंटर आ जाओ प्लीज़। वो बोलता है ये 5,000 रुपये लगेंगे, 10 दिन तक का काम होगा, मैं 10 दिन तक काम करके ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, 12वें दिन में मेरी कोचिंग चालू हो जाएगी। सर पैसा दे दो एडवांस। काम किया नहीं उससे पहले मैं उसको क्या दे दूँ? पैसा। तो जब मैं काम किया नहीं उससे पहले मैं पैसा दे दूँ तो उसको कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? और ये मेरे लिए क्या बन जाता है? एसेट्स। डन, डील पक्की। नाउ थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कुछ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, उसको याद रखिएगा। ओके, कुछ समझते हैं डिस्काउंट्स के बारे में। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट आपकी सेल इंक्रीज करते हैं। डिस्काउंट आपकी सेल इंक्रीज करते हैं और ये डिस्काउंट इसीलिए दिए जाते हैं ताकि सेल इंक्रीज हो, और डिस्काउंट आपको मिलता है और आप देते हैं। जब आपको मिलता है तो आपके लिए अच्छा होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आपको मिलता है, और जब आप डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या होता है? अलाउड। आपने दिया किसी को, ठीक है ना। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है ये आपके लिए अच्छा होता है, इसीलिए ये इनकम होती है आपकी। और डिस्काउंट अलाउड आप देते हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस होता है। याद रखिएगा, बाद में भी याद आ जाएंगे, पर ध्यान धीरे धीरे याद रखते रहिएगा ना। एक और वर्ड टर्मिनोलॉजी आती है रिबेट। डिस्काउंट सेल बढ़ाने के लिए होता है और रिबेट अपना डेड स्टॉक को निकालने के लिए होता है। डेड स्टॉक मतलब जिसकी एक्सपायरी पास में आ गई हो या बिल्कुल ख़राब हो गया हो, इसको निकाल दो। ये बहुत छूट पे मिल जाता है। जैसे 10 रुपये का सामान आप 4 रुपये में बेच दो, 100 रुपये का सामान 66 में बेच दो। एक कंपनी थी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा नेम, शायद याद भी नहीं आ रहा, पर कॉटन्स करके कुछ कंपनी थी, क्रूटॉन या कॉटन्स क्लब थी, वो बंद हो गई कंपनी। वो कंपनी जब बंद हुई तो उसके पास कपड़े थे, तो बंद होने से पहले उसने क्या सेल निकाली थी तुम्हें पता है? बाय वन गेट 6 फ्री। एक शर्ट खरीदो और कितनी शर्ट फ्री मिलेंगी? 6। वो कंपनी क्या हो गई थी? बंद हो रही थी। तो उसने अपना जो स्टॉक था उसको निकालने की कोशिश करी। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट या रिबेट? दिस वन इज अ रिबेट। और मैंने एक और बार एग्जांपल दिया था कि स्पेंसर में मैं एक बार 28 या 29 दिसंबर को गया हुआ था, वहाँ सोडा मिल रहे थे। सोडा की बोतल नॉर्मली 15 रुपये या 20 रुपये की आती है, और वो मैं 4 रुपये की लेके आया था एक बोतल। बाद में पता लगा जब मैंने उसकी वो देखी थी एक्सपायरी, तो वो 31 दिसंबर की थी और एक दिन पहले लेके आया था, और पूरा का पूरा वो 9 बोतलों का वो ले आया था। मतलब सस्ती मिली, चेक नहीं करा। तो वो ये क्या था, डिस्काउंट या रिबेट? मुझे तो लगा डिस्काउंट है, बट कंपनी को माना तो मैं रिबेट हूँ, अपना डेड स्टॉक निकाल रहा हूँ। डन। अब डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। ये तो दो तरीके से बोलते हैं जब मिलता है और देते हैं, पर एक्चुअली डिस्काउंट दो तरीके से होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ऐसे डिस्काउंट जो तब मिलते हैं जब आप सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। कौन सी क्वांटिटी में? क्वांटिटी में। तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसका दूसरा नाम होता है क्वांटिटी डिस्काउंट ऑल्सो। क्या बोलते हैं इसको? टीडी और क्यूडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूडी। क्या बोलते हैं? क्यूडी। और ये कौन सा डिस्काउंट होता है बेटा? जो बल्क क्वांटिटी में मिलता है। कौन सी क्वांटिटी में मिलता है? बल्क क्वांटिटी पे, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरी माँ बाज़ार गई और वो सेब लेने गई, एप्पल थे। तो एप्पल वाले से पूछा कि भाई कितने रुपए किलो के चल रहे हैं? कि 1 kg जो है आपको 100 रुपीज़ के पड़ेंगे। मेरी मम्मी ने बोला ठीक ठीक लगा ले, मैं ज़्यादा क्वांटिटी लूँगी। कि कितना क्वांटिटी लेंगे? कि मैं 5 kg लूँगी। तो उन्होंने बोला कि कितने रुपए का हो गया? 90 रुपये का। कितने रुपये दे के आई मेरी मम्मी? 450। बट एक्चुअली अगर वो दे के आती, नॉर्मली अगर दे के जाती तो 5 kg के कितने रुपये के हिसाब से दे रही थी वो? 100 रुपये के हिसाब से। तो कितने दे के आती? पहले वो 500 रुपये देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ रहे हैं? 450 क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा। ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा तो कितने का डिस्काउंट मिल गया? 50 रुपये का। ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जो बल्क क्वांटिटी पे लिए जाएंगे। किस में लिए जाएंगे?
बल्क क्वांटिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर थोड़ा सा हंसी मजाक करें, आप सिंगल स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हो तो आपकी फीस इतनी है, और आप 5 भाई बहन एक साथ आओ तो आई गिव यू डिस्काउंट ना, दैट फॉर श्योर। अरे ठीक है यार मैडम, 1,000 रुपये सब में छूट, 5,000 रुपये हो गई, तो डिस्काउंट तो डिस्काउंट होता है ना, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। समझ में आ गया? हाँ, अब होता है ऐसा डिस्काउंट जो आप नगद पे मिलता है। किस पे मिलता है? नगद पे। नगद का मतलब ये नहीं कि आप बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो तो वो नगद नहीं माना जाएगा, वो भी नगद माना जाएगा। ऐसा डिस्काउंट जो आप हाथ की हाथ पेमेंट करने पे लेते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कोई इंसान आया, उसने बोला कि भाई मेरे को 10 सीमेंट के बैग चाहिए। मैंने बोला 400 रुपये का सीमेंट का बैग है, आपका 4,000 रुपये का बिल बना। वो बोलता भैया कुछ डिस्काउंट तो दो, नगद पैसा दे रहा हूँ मैं। क्या दे रहा हूँ? नगद पैसा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को 3,900 रुपये दे दो। तो ये जो 100 रुपये माइनस करे मैंने किस लिए करे? उसने ज़्यादा सामान लिया इसीलिए, या फिर उसने नगद सामान लिया इसलिए? नगद सामान लिया। इसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। दोबारा से समझिएगा, ये लिख भी लीजिएगा कहीं पे भी अपनी कॉपी पे, बुक पे। ट्रेड डिस्काउंट is shown in the calculation but not in general entry। जनरल एंट्री में शो नहीं होता। कैश डिस्काउंट is shown in the calculation as well as जनरल एंट्री। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट किस में शो करते हैं बेटा? कैलकुलेशन। जब कैलकुलेशन करेंगे तब तो शो कर देंगे, बट जनरल एंट्री में शो। कैश डिस्काउंट आपका कैलकुलेशन में भी शो होगा और जनरल एंट्री में भी होगा। ठीक है बेटा, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलें प्लीज स्क्रीन पे देखें। एक फॉर्मेट बना रहा हूं, उस फॉर्मेट को थोड़ा सा याद रखिएगा। एक फॉर्मेट बना रहा हूं, उसको फॉर्मेट को थोड़ा सा याद रखिएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं कि क्लास 6-7 में पढ़ते थे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे, सॉरी प्रॉफिट एंड गेन जो पढ़ते थे। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा तो लिस्ट प्राइस आती है, प्लीज़ इसको याद जरूर रखिएगा। उसमें सबसे पहले माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो आता है वो आंसर आता है या तो परचेज करी होगी या फिर आपने सेल करी होगी, फिर माइनस करते हैं हम कैश डिस्काउंट, एंड जो आंसर आएगा उसको बैलेंस बोलेंगे। ठीक है ना? ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे निकलता है, कैश डिस्काउंट परचेज एंड सेल पे निकलता है। प्लीज़ ऐसे लिख लीजिएगा और एक क्वेश्चन करेंगे बहुत छोटा सा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, हम ये 3 नए वर्ड्स को सीख रहे हैं, बैड डेट रिकवर एंड इंसॉल्वेंट। ऐसा पैसा जो आपने किसी इंसान को दिया हो और वो इंसान बेईमान हो जाए, या उसके पास एक्चुअली पैसा ना हो और वो पैसा आपका मार ले। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पे 10 बच्चों को कोचिंग पढ़ाई और 10 बच्चों से 20,000 रुपये लिए, 2 लाख रुपए आने चाहिए थे, आए मेरे पास 1,70,000 रुपये, और जो 30,000 रुपये रह गए, यानी वो मुझे किसी बच्चे ने दिए नहीं। कोई बच्चा होगा जिसने 30,000 रुपये मुझे दिए नहीं, अब मैं उससे मांगता रहा, और वो साल पढ़ के चला गया, फिर वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा, वो कहीं और चला गया। तो ये पैसा मेरा मर गया है या रह गया? मैं मेरे पास आ जाएगा, मर गया ना। तो इस पैसे को हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। क्या बोलते हैं? अच्छा, मैं सबके मुंह से सुनना चाहूँगा, क्या बोलते हैं? अब कुछ साल बाद मेरा ये पैसा मर चुका, अब 4, 5, 6, 7 साल बाद वो स्टूडेंट दोबारा आया था जिसने मेरे 30,000 रुपये मारे थे कि भैया गलती से मैंने आपके पैसे मार लिए थे, मेरे पे उस टाइम पे पैसे नहीं थे, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरी नौकरी लग चुकी है, प्लीज़ आप ये 30,000 रुपये ले लो। वो उसने मुझे 30,000 रुपये दिए, तो ये बैड डेट जो था, जो मेरा मर गया था पैसा, वो रिकवर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर। अब मैं इसके पास कुछ लिखवाने नहीं वाला आपको नोट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, नोट्स लिखवाना कुछ
कुछ मज़ेदारी नहीं है इस चीज़ के, कोई नोट्स नहीं होते। अब मैं बैड डेट को क्या लगूंगा, द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीवेबल या इरिकवरेबल, बस इतना लिखना और कुछ नहीं। और इसके बारे में आपको स्कूल में कुछ पूछा भी नहीं आएगा, बस ये पूछेगा व्हाट इज़ बैड डेट, तो आपको पता होना चाहिए बैड डेट क्या होता है, मरा हुआ पैसा। बट उसको आप ऐसे मत लिख के ना कि ऐसा हुआ मेरे साथ। देर वॉज अ गर्ल हुज नेम वॉज पलक खंडेलवाल, एंड वो बहुत स्टूडियस थी, मतलब अच्छी बच्ची थी, 80s 90s वाली बच्ची थी, एंड वो मेरे पास पढ़ रही थी। मैंने बोला व्हाट इज बैड डेट, मैंने कहा मरा हुआ पैसा। अब वो पेपर में गई, पेपर में उसका मंडे टेस्ट हुआ, मंडे टेस्ट में लिख दिया मरा हुआ पैसा, द अमाउंट विच इज डेड। अब बैड डेट को मरा हुआ आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। मरा हुआ पैसा मतलब एक जनरल लैंग्वेज में हमारी बोलने की तरीका। बैड डेट रिकवर क्या होता है, द अमाउंट विच इज रिसीवेबल, रिसीव्ड, ठीक है ना। और इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता होगा, व्हाट इज सॉल्वेंट, क्लास 10 में पढ़ा होगा ना, अभी तो हुई है क्लास, 2 महीने पहले गई है, 2-3 महीने पहले। सॉल्वेंट क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, घुलना। और इंसॉल्वेंट मतलब जो घुल नहीं सकता। इंसॉल्वेंट हमारे यहाँ पे होता है जिसने हमारा पैसा मार लिया। दोनों बात, जिसने मेरा पैसा मार लिया। ये लीगल टर्म्स में बात करी थी छवि के। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो अभी स्टेटस में नहीं है, जो पैसा नहीं दे सकता, पर इनको इसी कंडीशन में लेके जाते हैं, बैड डेट मतलब पैसा मार लिया। अब सपोज करो कोई और मजाक छोड़ो, चलो देव पे मेरी फीस है, वैसे इसने फीस पे कर दी है, बट मैं बोल रहा हूँ फिर देव पे मेरी फीस है, और देव अभी कैपेबल नहीं है फीस देने के लिए, और उसने मेरा पैसा मार लिया, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। पर मैं अपने मन में क्या बोलूँगा कि इसकी अभी कैपेबिलिटी ये नहीं है, ये बोलूँगा पैसा मार लिया, तो पैसा मार लिया ना, चाहे कैपेबल हो या ना हो मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी होना, पैसा मार लिया उसने तो, ठीक है। या फिर जिसका दिवालिया निकल जाए, बैंकरप्सी, ठीक है ना, बैंकरप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स होते हैं, जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता, जो टूट गया होता है मतलब पैसों से, उस इंसान को क्या बोलते हैं और अच्छे से, मतलब जेन जी वर्ड में क्या बोलेंगे, नॉट पुअर, पुअर इज़ वेरी नॉर्मल वर्ड, वी कॉल इट ब्रोक, ब्रो आई एम ब्रोक। अरे नहीं वो बाद में होगा, अभी छोटा है वो अपने छठी क्लास का बच्चा कह रहा है मेरे को पेटी खिलाने लेनी है, आई एम ब्रो। ओके, नाउ इमेजिन व्हाट इज बैड डेट, मरा हुआ पैसा। व्हाट इज बैड डेट रिकवर, मरा हुआ पैसा जिंदा जो हो गया। व्हाट इज इंसॉल्वेंट, मारने वाला इंसान, ये इंसान है, ये दिवालिया, ये पैसा मारेगा, ये पैसा है। और यू विद मी, ओके। नाउ वी कम टू अनदर वर्ड। चलिए इसके बारे में पता करते हैं। डेटर और एक बिल रिसीवेबल, ये दो चीज़ों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा बनता है ट्रेड रिसीवेबल। नॉर्मल सी बात को समझते हैं बेटा, जब हम किसी को उधार सामान देते हैं, जब हम किसी को उधार सामान देते हैं, तो जिस इंसान को हमने उधार सामान दिया है उसको हम बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे रोहित भी है, यहाँ पे राधिका है, राधिका, यहाँ पे रोहित भी है, रोहित भैया ने राधिका को 10,000 रुपये दिए, तो राधिका इज वॉट ऑफ रोहित, इंसॉल्वेंट। राधिका इज डेटर। कौन है राधिका, आई विद मी, कौन है राधिका, हाँ चलो 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 भैया ऐसा मत करना, इंसॉल्वेंट मत होना। इंसॉल्वेंट सबको पता है ना, इंसॉल्वेंट जो पैसा माल दिवालिया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, जब मैंने राधिका को 10,000 रुपये का सामान दे दिया उधार, या 10,000 रुपये उधार दे दिए, और राधिका पे मुझे बिलीव नहीं है कि वो पैसा लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी, तो वो कुछ गारंटी या प्रॉमिस करती है, और वो प्रॉमिस को किसी पेपर पे लिख के रखती है। अभी के लिए यही समझना, बहुत अजीब सी बात बता रहा हूँ, मतलब टेक्निकल वर्ड बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा जब इसकी चैप्टर आएगा। अभी के लिए जानो कि रोहित भैया ने 10,000 रुपये का सामान राधिका को दिया, या राधिका को 10,000 रुपये कैश दिया, दोनों बात एक ही है। 10,000 रुपये उधार दिए,
और रोहित भैया को थोड़ा सा विश्वास नहीं है राधिका पे, तो राधिका से बोला कि राधिका मैं कुछ प्रॉमिस करके जाओ कि भैया मैं एक प्रॉमिसरी नोट या फिर एक नोट दे रही हूँ या फिर एक बिल्स दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? बिल। कि मैं आपको 3 महीने बाद आपके 10,000 रुपये लौटा दूंगी और मैं साइन कर रही हूँ और आप भी साइन कर दो। हमने साइन कर दिए, ये बिल इसने मेरे को दे दिया, तो ये बिल मेरे पास आया या मेरे पास से गया? इसीलिए इस बिल को क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, समझ में आ गया? ऊपर ये यहाँ पे राधिका क्या थी? अब राधिका डेटर में कन्वर्ट होकर किस में बन गई? बिल्स रिसीवेबल। और इन दोनों को जोड़ देते हो, डेटर और बिल रिसीवेबल, तो क्या बनता है? समझ में आ गया? सेम वे दूसरी कंडीशन आती है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल विल गिव यू व्हाट? ट्रेड पेपर। डन। स्कीम भी देखते हैं। रोहित भैया यहाँ पे, रोहित भैया ने क्या कहते हैं 1 लाख रुपए सीमेंट का बिजनेस करे थे। 1 लाख रुपए की सीमेंट किसी से ली जिसका नाम था पंकज। पंकज से 1 लाख रुपए की सीमेंट ली, मेरे पास क्या आ गई? और मैंने इसको पैसा नहीं दिया। आप तब भी रोहित भैया थे और आज भी रोहित भैया ही बनेंगे। आप राधिका नहीं बनेंगे और आप पंकज नहीं बनेंगे, आप रोहित की तरफ से सोचेंगे। तो अब पंकज इज वॉट ऑफ रोहित? क्रेडिटर। फॉर एन एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं, अगर मुझे पैसा लेना है किसी से तो वो इंसान मेरे लिए डेटर, पर अगर मुझे पैसा देना है फ्यूचर में तो वो इंसान मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरी कंडीशन दोबारा से, 2 लाख रुपए का सामान मांगा मैंने पंकज से। पंकज ने कहा ठीक है दे देता हूँ। कि रोहित अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, 2 लाख की सीमेंट तो दे दूंगा पर मुझे कुछ प्रॉमिस करो, जैसे राधिका ने प्रॉमिस किया था। अब राधिका ने प्रॉमिस किससे किया था? मुझसे। पर अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ किसी और से। आप सब उस टाइम पे भी रोहित थे और इस टाइम पे भी रोहित हैं। तो मैंने बोला राधिका वाली लाइन शेप दी बिल्कुल, आपको 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, फलाना फलाना डिमागा डिमागा, एंड सिग्नेचर कर दिया। अब ये मेरे पास से बिल गया या मेरे पास बिल आया? गया। तो बिल्स पेएबल। क्या होगा? पेएबल। हम बिल, जो भी बिल है उसका पेमेंट आगे फ्यूचर में करेंगे। समझ में आ गया? ये दोनों चीज़ें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये क्या बनता है आपका? ट्रेड पेपर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को और समझते हैं। बेटा एक होता है परचेज, एक होता है सेल, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, एक होता है गेन, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है बुक वैल्यू। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी भी देखते हैं प्लीज। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसको परचेज बोलते हो, और कोई सामान बेचते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? नहीं, ये सब गलत है। जब अभी मैंने क्लास स्टार्ट करी तो आपको 2 गुड्स के बारे में बताते, रेगुलर गुड्स और अब नॉर्मल गुड्स। अगर मैं नॉर्मल गुड्स, जैसे मेरा काम सीमेंट का, अगर मैं सीमेंट को खरीदता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सीमेंट परचेज। ठीक है। और अगर मैं सीमेंट को बेचता हूं तो क्या बोलूंगा मैं? सीमेंट सोल्ड। ये सेल है ना, सोल्ड। ठीक है ना। बट अगर मैं कार परचेज करता हूं तो मैं कार परचेज नहीं बोलूंगा, बस कार बोलूंगा। और कार को अगर सोल्ड करता हूं तो मैं कार सोल्ड नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? कार। कार को खरीदने पे भी कार को सोल्ड करने पे भी कार। अब मैं दोबारा से आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, प्लीज एक स्माइल के साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्नीचर है मेरे पास में, मैं एक फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, एंड मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, रोहित सोल्ड ₹20,000। रोहित सेल लिख रहा हूँ, रोहित सेल ₹20,000। इसका क्या मतलब है? रोहित ने कुछ बेचा, क्या बेचा होगा? फर्नीचर। यहाँ पे कार नहीं, बंगला नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे सेल उसके रेगुलर गुड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं बोलता हूँ रोहित परचेज ₹20,000, मेरा बिजनेस है सीमेंट का। रोहित परचेज ₹20,000, क्या परचेज करा हुआ? सीमेंट। तो सीमेंट का रेगुलर गुड्स बोल रहा हूँ, तब सीमेंट का नाम नहीं आएगा। सीमेंट के नाम के आगे क्या इस्तेमाल होगा? परचेज या सेल। परचेज या
पर नॉर्मल अब नॉर्मल गुड्स के नाम के आगे क्या यूज़ होगा? परचेज और सेल नहीं होगा, उनका नाम यूज होगा। क्या यूज होगा? दोबारा से मैं एक और बार देख रहा हूँ, मेरा बिजनेस है एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब मेरे पास में टीवी वीवी मिलते हैं, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ मेरा टीवी का ही बिजनेस है होगा। रोहित सोल्ड टीवी ऑफ ₹20,000। रोहित परचेज टीवी ऑफ ₹10,000। रोहित परचेज कार ऑफ ₹5 lakh। रोहित परचेज सोल्ड कार ऑफ ₹6 lakh। मैंने 4 कंडीशन दे रखी। इनमें से 2 कंडीशन परचेज सेल है, 2 कंडीशन नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन नहीं है? मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है। फर्स्ट सोल्ड है, क्या चीज़ है? टीवी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा? केवल, ठीक है। अब आगे से कोई ध्यान दिमाग में रखना। मैंने क्या, मेरा बिजनेस किसका है? टीवी का। टीवी मैंने परचेज किया तो मैं क्या ही वर्ड यूज़ करूँगा? मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का, मेरा बिजनेस कार खरीदने का नहीं है। मैंने कार परचेज करी है तो मैं इसको यहाँ पे क्या बोलूँगा? कार। मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैंने कार सोल्ड करी तो मैं कार को सोल्ड नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? समझ में आ गया? आर यू विद मी? आर यू विद मी? स्क्रीन पे देखते हैं, मैंने ये 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी। दोबारा से पढ़ते हैं। मेरा बिजनेस है सीमेंट का, सुन लेना दोबारा से। मेरा बिजनेस है सीमेंट का, मैंने 300 रुपये की सीमेंट खरीदी और 400 में बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? कितने रुपये का हुआ? इसको प्रॉफिट बोलते हैं। जो नॉर्मल गुड्स पे जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स पे जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेरे पास 4 लाख की कार थी, मेरा बिजनेस है सीमेंट का, और मैंने उसको 5 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का क्या हुआ मेरा? फ़ायदा। इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? गेन, क्योंकि मैंने क्या बेच के करा है? एबनॉर्मल गुड्स। और ध्यान रखिएगा, बुक्स में या फिर आपके स्कूल्स में नॉर्मल गुड्स और अबनॉर्मल गुड्स ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे कहीं पे भी। ये केवल आपको समझाने के लिए, ये केवल आपको समझाने के लिए। ओके, लॉस। व्हाट इज़ लॉस? कोई भी चीज़ 300 रुपये की 200 में बेच दी, 5 लाख की चीज़ 4 लाख में बेच दी, लॉस तो लॉस होता है, इसमें कोई अबनॉर्मल नॉर्मल नहीं होता। आप कोई सामान जब खरीदते हैं पहली बार, आप जब कोई सामान खरीदते हैं पहली बार, जो उसकी कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? दोबारा से सीखते हैं और उसको एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मैंने एक टीवी खरीदा 2016 में, जिसकी कीमत थी, कॉस्ट थी कितने की? 35,000। तो इसको हम कौन सी कॉस्ट बोलेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। अब ये 2018 आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू कम हुई होगी या बढ़ गई होगी? कम हो गई होगी। यूज्ड हुआ है। कोई भी चीज़ की वैल्यू जो यूज्ड हुई होती है या फिर टूट फूट हो जाती है, उसकी वजह से कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर किस चीज़ का? असेट्स का। किसका? असेट का। टीवी मेरे लिए असेट है? टीवी मेरे लिए असेट है, हाँ या ना? मैंने उसको क्या कहते हैं 35,000 का खरीदा था, 2 साल बाद उसकी कीमत कम हो गई। कितनी कम करना चाहते बताओ? 28,000 रुपये की। वेरी गुड, मैंने 28,000 लिख दिए, तो कितना कम हो गया? तो डेप्रीसिएशन तो 7,000 हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो गई? तो ये जो 28,000 जो बचा है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू का दूसरा मतलब होता है आज की वैल्यू। आज की मेरी नज़र में इस टीवी की वैल्यू कितने की है? 28,000। समझ में आया? जब खरीदते हो तो उसको ओरिजिनल कॉस्ट, आज की कीमत को बुक वैल्यू खरीदते हो, और जो आज की कीमत में जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है? डेप्रिसिएशन। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मंडे को लेंगे, ठीक है ना? कल मेरे को थोड़ा और वर्क कराना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।